देश में पहली बार मिला लिथियम का भंडार। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी जानकारी। जम्मू और कश्मीर के रिहायशी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार। इसरो ने लॉन्च किया सबसे बड़ा रॉकेट SSLV-D2। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने दी वैज्ञानिकों को बधाई। आने वाले समय में गगनयान समेत कई मिशन की तैयारी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश ने डंके की चोट पर बदली अपनी पहचान। सीएम योगी ने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। राजस्थान सरकार ने 2023 का बजट किया पेश। बजट में सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। पाकिस्तान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हो रही बातचीत बेनतीजा। पाकिस्तान की उम्मीदों को जोरदार झटका। लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। इसरो लगातार कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और इसी लिस्ट में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल इसरो ने वो कर दिखाया जिसे करना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। आखिर क्या कमाल किया है इसरो ने, इस रिपोर्ट से समझिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 Beautiful launch of SSLV-D2 US-07 on a bright sunny morning. भारत ने कर दिखाया नया कारनामा। छुटकू सैटेलाइट का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। छोटा छुटकू बड़ा धमाका। भारत लगातार नए नए इतिहास रच रहा है, जिसे लेकर दुनिया में अब भारत का डंका बज रहा है। भारत की स्पीड को देखकर जहां दुनिया हैरान है, तो वहीं इसे लेकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल इसरो ने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने नए और सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की गई है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद सैटेलाइट को बनाने के साथ साथ उन्हें सही कक्षा में स्थापित करने के लिए सभी 3 सैटेलाइट दलों को बधाई दी। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए होता है। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 kg तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को सनक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। SSLV की लंबाई 34 मीटर है। इसका व्यास 2 मीटर है। SSLV का वजन 120 टन है। SSLV 10 से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। ये देशवासियों के लिए बेहद गौरवपूर्ण पल है, क्योंकि इसरो की ओर से छोटे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के बाद अब देश और दुनिया को महंगी लॉन्चिंग से आजादी मिल गई है। इस लॉन्चिंग से अब सस्ते प्रक्षेपण का रास्ता भी खुल गया है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पूजा उपाध्याय। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अब विकास की रफ्तार और तेजी से पकड़ने वाली है। बता दें कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में कई बड़े निवेशकों ने समेत और तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी साल 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को
1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। यूपी के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इसी के चलते शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यूपी में निवेश की उम्मीद से किए गए इस इन्वेस्टर समिट में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के साथ साथ दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by a laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. यूपी में सौगातों की बौछार करते हुए कई लाख करोड़ का निवेश किया और ये निवेश अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े निवेशकों ने किया, जिसमें वाराणसी से 1.37 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। वहीं कोलकाता से 7,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला। इसके साथ ही मुंबई से यूपी में 1,000 करोड़ निवेश का फैसला लिया गया। साथ ही BHEL ने राज्य में 500 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव रखा। वहीं कार्यक्रम में बड़े बड़े निवेशकों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूपी की बढ़ती रफ्तार को सभी के सामने रखा। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री ने यूपी में बढ़ते विकास को सभी के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि निवेश के इस महाकुंभ में तकरीबन 17,000 MOU साइन हुए हैं। इन 17,000 MOU में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 56%, फूड प्रोसेसिंग के लिए 15%, टेक्सटाइल के लिए 7%, टूरिज्म के लिए 5% और अन्य के लिए 17% का निवेश किया गया। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं निवेशों के अलावा सीएम ने अपने संबोधन में यूपी के कई कार्यों और सरकार की कई उपलब्धियों को गिनवाया। योगी ने कहा कि आज उनकी सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आज यूपी में कानून व्यवस्था का बोलबाला है, चारों ओर शांति है, इसलिए निवेश का माहौल बढ़ा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके
वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। लखनऊ में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास की नई धारा चलाने का निर्णय लिया है। वहीं यूपी में विकास की इस धारा को तेज करने के लिए पीएम मोदी ने भी सीएम योगी की पीठ थपथपाई और अपने संबोधन में जमकर यूपी की तारीफ की। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यूपी में विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर समिट से यूपी को नई दिशा मिलेगी। साथ ही रोजगार के अवसर तलाश रहे लोगों के लिए ये समिट मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यूपी में इतना बड़ा निवेश बाकी राज्यों को अलग बुलंदियों पर लेकर जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवानी शर्मा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। अब IMF ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। पाकिस्तान अब करेगा आखिर क्या, रिपोर्ट में देखिए। अब तो IMF ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया। क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई? अगले 21 दिनों में खाली हो जाएगा खजाना। पाकिस्तान में प्याज रोटी खाना भी हुआ मुश्किल। 50 रुपए में एक रोटी, 240 रुपए किलो प्याज। पाकिस्तान में अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 3 हफ्ते में वो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए रोटी और बोटी के बाद अब अपनी लंगोटी बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की आखिरी उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ही था, लेकिन इस्लामाबाद में 10 दिनों तक तमाम सरकारी फाइलें खंगालने के बाद अब IMF के प्रतिनिधि भी वापस लौट चुके हैं। उन्हें भी ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब गले में मरा हुआ सांप लपेटना है। अब आप जरा पाकिस्तान की बेबसी को समझिए। पाकिस्तान ने IMF से 7 अरब डॉलर की वित्तीय मदद मांगी थी। IMF की टीम ने इसके लिए इस्लामाबाद पहुंचकर 10 दिनों तक शहबाज सरकार के एक विभाग को खंगाला, तमाम फाइलें पलटी और इस दौरान पाकिस्तान सरकार हाथ में कटोरा लेकर टकटकी लगाए हुए IMF की टीम के आगे पीछे घूमती रही। वित्त मंत्री इशाक डार ने IMF से मदद मिलने की घोषणा करने के लिए प्रेस वार्ता भी तैयार कर ली, मगर ऐन वक्त पर IMF की टीम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालात ऐसे बन गए कि वित्त मंत्री साहब मीडिया से छिपते नजर आए। हालांकि वित्त सचिव ने यह कहकर हालात को संभालने की कोशिश की कि अभी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अब जरा समझिए कि IMF पाकिस्तान को वित्तीय मदद देने के मामले में दुविधा में क्यों फंसा हुआ है। दरअसल IMF ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान उनसे मिलने वाले लोन को चुकाएगा कैसे। IMF ने इसके लिए पाकिस्तान सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन शहबाज सरकार को ऐसा लगता है कि अगर उसने IMF की शर्तों को मान लिया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगी। दरअसल IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार सिंगल मार्केटिंग वेस्ट एक्सचेंज
रेट, बिजली बिल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और टैक्स बढ़ोतरी जैसी शर्तों को मान ले। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हालत अचानक ही खराब हो गई है, बल्कि पिछले 1 साल से वो अपनी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका सबसे बड़ा मददगार चीन पहले ही महामारी और लॉकडाउन के कारण मंदी की मार झेल रहा है। दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने भी उससे मुंह फेर लिया है। उस पर से पिछले साल आई बाढ़ ने रही सही कसर पूरी कर दी। पाकिस्तान में अब भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी दिवालियापन की पहली निशानी दिखनी शुरू हो गई है। खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग अब लूटपाट पर उतारू हो गए हैं। एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो गए हैं। हर चीज के भाव पिछले 1 साल में लगभग दोगुने हो चुके हैं। मॉल, मार्केट, वेडिंग मॉल, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, कारखाने समेत कई निजी प्रतिष्ठानों पर ताले लगने लगे हैं। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आने वाले दिनों में इसका सीधा सीधा असर हॉस्पिटल, स्कूल जैसी जरूरी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते हुए $3 अरब से नीचे पहुंच चुका है। आम भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार के खजाने में अब देश चलाने के लिए 3 हफ्ते से भी कम रकम बची है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को 2 जगहों से मदद की किरण दिखाई दे रही है। पहली उम्मीद उसे संयुक्त राष्ट्र से मिल सकती है, जिसने जिनेवा में आयोजित हुई एक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दूसरी मदद उसे सऊदी अरब से मिल सकती है, जिसने अपने $3 अरब के कर्ज को बढ़ाकर $5 अरब करने का ऐलान किया है। मगर आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान अपनी बातचीत फाइनल नहीं कर लेता, तब तक जिनेवा कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और अन्य एजेंसियों से मदद मिलना मुश्किल ही होगा। एक कहावत है, कोड़ में खाज होना। ये कहावत आजकल पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पर है, दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि हर महीने आधिकारिक और अनाधिकारिक ट्रेंड के जरिए $2 अरब अफगानिस्तान जा रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेंड का दुरुपयोग हो रहा है। सभी बॉर्डर से तस्करी हो रही है। इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सीधे प्रभावित हो रहा है। कभी भारत को एटमी ताकत का खौफ दिखाने वाला पाकिस्तान अब किस कदर फटेहाल हो चुका है, उसकी झलक उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान में भी दिख रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हर खर्च को IMF देख रहा है, फिर भी हमें जिंदा कौम की तरह जिंदा रहना है, भीख मांग कर नहीं। तो जनाब शहबाज साहब, आपकी इस मासूमियत पर कौन ना फिदा हो जाए कि साहब भीख भी मांगते हैं और भीख की जिंदगी ना जीने का ऐलान भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। और खेल जगत से हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 36 साल का एक टेनिस प्लेयर कैसे बन गया मैच फिक्सिंग का विलेन। रिपोर्ट देखिए। यह खबर आपको चौंका देगी। यह खबर खेल की दुनिया में तहलका मचा देगी, क्योंकि खेल की दुनिया में जो हुआ वो किसी बड़े अपराध से कम नहीं। 36 साल का ये टेनिस प्लेयर यूनुस राशिदी मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा विलेन है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं
और 4 भी नहीं, इसके काले खाते में मैच फिक्सिंग की संख्या पूरी 135 है। इनके इस काले कारनामे से जहां दुनिया हैरान है, वहां दुनिया भर के टेनिस खिलाड़ी परेशान हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यूनुस राशिदी ने तो काली कमाई के लिए खेल बाजारीकरण कर दिया। लेकिन वो खिलाड़ी क्या करें जो इस खेल को अपनी जिंदगी की सबसे बेहतर कामयाबी मान रहे हैं। यहां बात किसी और की नहीं, बल्कि बात मोरक्को के एक पूर्व टेनिस खिलाड़ी यूनुस राशिदी की, जिन्हें मैच फिक्सिंग के 135 मामलों में दोषी करार दे दिया गया। हालांकि यूनुस राशिदी पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया है। यूनुस राशिदी को लेकर ये फैसला 9 फरवरी 2023 को सुनाया गया है। इंटरनेशनल टेनिस की इंटीग्रिटी एजेंसी का बात करें तो खेल में किसी एक इंसान के किए मैच फिक्सिंग के अपराधों की इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले 135 या उससे ज्यादा मैच फिक्स किसी अकेले इंसान ने आज तक नहीं किए। बहरहाल अब डबल्स रैंकिंग में 793 स्थान पर रहे यूनुस राशिदी को एटीपी और WTA के तहत किसी भी टेनिस इवेंट में खेलने, कोचिंग देने या भाग लेने से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा उन पर 34,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टेनिस से जुड़े मैच फिक्सिंग का वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कभी कोच तो कभी खिलाड़ी फिक्सिंग में फंसे हैं, उन पर बैन भी लगा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये किसी एक सदस्य के हाथों हुई मैच फिक्सिंग की सबसे बड़ी घटना है। इस दौरान अधिकारी जैनी सोबलियारे ने 36 साल के राशिदी के खिलाफ सभी आरोप साबित होने का फैसला सुनाया। इंटीग्रिटी एजेंसी ने कहा कि राशिदी अल्जीरिया के 2 खिलाड़ियों के साथ मैच फिक्सिंग में शामिल था, जिन्हें हाल ही में बेल्जियम में जांच के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। टीम न्यूज वॉच इंडिया। भारत में एक ऐसा खजाना मिला है जिसके कारण अब भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जी हां, जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। कैसे मिला और क्या है इसकी उपयोगिता, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में मिला अरबों का खजाना, अब फिर भारत बनेगा विश्व गुरु। अब देश में आएगी नई क्रांति। चीन ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत पर बैक। भारत में अरबों का खजाना मिला है, एक ऐसा खजाना जिससे भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन जाएगा। इस खजाने से देश में नई क्रांति आएगी। अब भू माफिया चीन की बादशाहत भी खत्म हो जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया को भारत पछाड़ देगा। अब पेट्रोल डीजल का युग खत्म हो जाएगा। तेल के लिए मुस्लिम देशों पर निर्भरता खत्म होगी। अब दुनिया पर भारत राज करेगा। दुनिया देखेगी भारत की आर्थिक ताकत। भारत की तेज रफ्तार का लोहा मानेगी दुनिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मिला भारत में जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएगा। तो आपको बता दें, भारत में धरती के गर्भ से लिथियम का भंडार मिला है। एक तरफ दुनिया जहां ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है, उस वक्त देश में लिथियम का भंडार मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। ये लिथियम किसी खजाने से कम नहीं है, बल्कि ये कहें कि खजाने से ज़्यादा महंगा है। इस पदार्थ का इस्तेमाल कार, स्मार्टफोन और रिचार्जेबल बैटरी बनाने में होता है। आने वाले समय में एनर्जी का सोर्स लिथियम एंड बैटरी होगी। तो आपको बता दें कि लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार 59 लाख टन का है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसमें लिथियम का बड़ा रोल है, क्योंकि इससे बनी हुई बैटरी रिचार्जेबल और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक कार हो या ट्रक
इन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होगा। अब भारत में लिथियम भंडार मिलने के बाद देश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। 1 टन लिथियम की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 57.36 लाख रुपए होती है। भारत में 59 लाख टन लिथियम मिला है। इस हिसाब से इसकी कीमत 3,384 अरब होगी। लिथियम बिग बैंग से निकलने वाली एक ऐसी हल्की धातु है जो पानी के साथ एक ज्वलनशील प्रक्रिया पैदा करती है। इस प्रक्रिया से स्पीड बढ़ती है, जिसका इस्तेमाल बैटरी में करके वाहनों की गति बढ़ाने में किया जाता है, जिस पर देश दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही स्मार्ट मोबाइल में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज लिथियम उत्पादन के मामले में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर काबिज है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर का 52% लिथियम का उत्पादन कंगारू देश करता है। दूसरे नंबर पर चिली और तीसरे नंबर पर चीन काबिज है। ये 3 देश ही मिलकर दुनिया भर का 90% लिथियम प्रोड्यूस करते हैं। 2000 से लेकर 2015 में लिथियम की डिमांड 30 गुना बढ़ी है। भारत भी अब तक लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब दूसरे देश भारत पर निर्भर होंगे। इस समय सभी देश पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने में लगे हैं, क्योंकि एक तो ये महंगा है, ऊपर से धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर जा रही है। दुनिया में कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अब लिथियम बैटरी का इस्तेमाल कर रही है। बैटरी चलित वाहनों की माइलेज भी ज़्यादा होती है और खर्च भी कम आता है। भारत में भी लिथियम बैटरी का चलन बढ़ा है। आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरी से ही सभी वाहन चलेंगे। भारत में ऐसे समय में लिथियम का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। लाखों टन लिथियम मिलने से भारत अब खुद इसका उपयोग तो करेगा ही, साथ ही इसका निर्यात कर भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत लिथियम के साथ विश्व गुरु बनकर दुनिया में अपनी धाक भी जमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।